आज हम अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश इज। अब हमने जो हमारा क्लर्क रमेश है उसको सैलरी पेड की है, तो डबल एंट्री सिस्टम के आपके अकॉर्डिंग बताना है क्या आंसर होगा। ये एक रियल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल है, नॉमिनल है, या फिर बोथ रियल एंड पर्सनल ट्रांजेक्शंस, बताइए। मैंने आपको अकाउंट डिस्कस किए हुए हैं। टोटल डबल एंट्री सिस्टम में 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल हमारा पर्सन से रिलेटेड, रियल हमारा असेट से रिलेटेड, एंड जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस हैं वो हमारे नॉमिनल से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने क्लर्क को सैलरी पे की है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है किस पे बेस्ड होती है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आप बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन तो समझते होंगे। ये हमारा डिपेंड करता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी डबल एंट्री सिस्टम पे, जिसमें ये कहा जाता है कि एवरी डेबिट हैव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट और एवरी क्रेडिट हैव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट, यानी कि जहां हमारा डेबिट होगी एंट्री, वहां उसका क्रेडिट भी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको बताना है कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है। पहले ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिंक, थोड़ा सा आपको क्लू दे देती हूँ। ये आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो आप इजली अब आंसर कर सकते हैं। देखिए, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अगेन ये भी नहीं। ऑप्शन ये सही है, क्योंकि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं यह हमारी आ जाती है कैपिटल, यहाँ लायबिलिटीज और ये असेट, यानी कि असेट्स में से जब हम लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज कैश सिस्टम, मर्केंटाइल, रिसीप्ट एंड गवर्नमेंट। बताइए, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपका किससे रिलेटेड है? एक्रूअल सिस्टम देखिए रेवेन्यू की बात करता है। एक्रूअल सिस्टम वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि जब भी कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन या जब भी कोई भी हमारा इवेंट अकर हुआ है, ठीक है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, ठीक है, वो हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा ही जाएगा। तो एक्रूअल सिस्टम हमारा बात करता है मर्केंटाइल सिस्टम की। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, an accounting system that does not take into consideration outstanding expenses and accrued incomes for computation of profit is called double entry system, accrual based system, single entry system and cash system। बताइए।
ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, तो वो किसका पार्ट होती है? एक्रूअल का पार्ट तो नहीं होगी, क्योंकि एक्रूअल में तो ये सब चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। डबल एंट्री सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो डेबिट और क्रेडिट की बात करता है। अगेन सिंगल एंट्री नहीं है, तो ये किसकी बात कर रहा है? कैश सिस्टम की, क्योंकि कैश सिस्टम में कैश की बात की जाती है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और एक्रूअल चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो असेट्स थी वो थी 21,315 रुपये, लाइबिलिटीज थी 4,120। अब आपको वहां पे कैपिटल बतानी है ओनर की, बताइए। कर लोगे? असेट्स आप कैसे निकालोगे? वो सॉरी, यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट हमारा चलता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखी है असेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है, यानी कि कैपिटल निकालना है। तो अगेन आप कैपिटल कैसे निकालोगे? कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स कितनी है? 21,315। लाइबिलिटीज हमारी कितनी है? 4,120। आप इसको माइनस कर लो, ये 5 आ गया, यहाँ गया 9 आ गया, यहाँ आ गया हमारा 1, यहाँ आ गया हमारा 7 और ये आ गया 1, 17,195। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल परचेजेस, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। परचेज बुक की बात की जा रही है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए, एकदम से आंसर मत कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्रेडिट परचेज इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ऑल परचेज हम नहीं करेंगे। ऑल परचेज में हमारी कैश परचेज भी होती है, जो कि हमारी कैश बुक का पार्ट होती है। ठीक है, परचेज बुक में हमारी क्रेडिट परचेज जाती हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ड्राइंग अकाउंट क्या है? अगेन मैंने आपको बताया था ड्राइंग हमारा किसका पार्ट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, बताइए। ये हमारा पार्ट है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हमारा कहलाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अशोका लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम टाटा एंड सन्स फॉर ₹1,50,000 दैट इज। अब अशोका लिमिटेड ने टाटा एंड सन से एक मशीन खरीदी है 1,50,000 में, तो ये क्या है? ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, नॉन फाइनेंशियल डेटा, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए यहाँ पे 1,50,000 में खरीदी है, तो नॉन फाइनेंशियल तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस की बात की जा रही है, कैश का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई इवेंट भी नहीं है, ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है जो कि रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? परचेज इंक्रीज होती हैं, परचेज इंक्रीज जो होंगी वो डेबिट की जाएंगी, इनकम डिक्रीज क्रेडिट होती है, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, इनकम डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, रिसीवर जितने भी होंगे वो डेबिट होंगे, गिवर क्रेडिट होंगे, रिसीवर क्रेडिट होंगे और गिवर डेबिट होंगे, बताइए। इसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट्स की समझ होनी चाहिए, अकाउंट्स कितने होते हैं, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर नहीं है तो आप चलिए एक बार हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारे अकाउंट पे बेस्ड होते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा, टोटल 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, ये पर्सनल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जितने भी हमारे रिसीवर होंगे वो हमारे
डेबिट होंगे और जितने भी हमारे गिवर होंगे वो हमारे क्रेडिट होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 3 बात करता है, इसलिए 3 आंसर है। एक बार रियल और देख लेते हैं। जो भी हमारी कंपनी में आएगा, यानी कि व्हाट कम्स इन, जो भी कंपनी में आएगा डेबिट, और जो भी हमसे जाएगा वो क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि हमने मशीन परचेस करी, हमारे पास क्या आई, मशीन। मशीन कम्स इन हुई ना, मशीन आई तो हम डेबिट करेंगे। हमने मशीन परचेस की है कैश में, हमारे पास से गया क्या, कैश। तो अभी मैंने बताया था व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन में मशीन आई तो डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, यानी कि क्या गया, कैश। तो इसके अकॉर्डिंग ये एंट्री हमारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट पे, जो कि हमारा थर्ड अकाउंट है। इसका रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो हमारे डेबिट होंगे, और जितने भी कैपिटल्स और वो सॉरी जितने भी कैप इनकम्स एंड गेन्स हैं वो हमारे क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सपेंसेस लेके चल लीजिए, मैंने स्टेशनरी परचेज की। ठीक है, अब स्टेशनरी परचेज की, या फिर ऐसा समझिए, ये आप आसानी से समझ सकते हैं, सैलरी दी। ठीक है, अब सैलरी दी है तो सैलरी हमारे लिए क्या है, खर्चा। तो सैलरी आ गई हमारी डेबिट, गया क्या हमारे पास से, यानी कि व्हाट गोज, क्या गया, कैश। तो कैश आ गया क्रेडिट। ठीक है, और जितनी भी इनकम इनकम रिसीव हुई हमारी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनकम हमने रिसीव करी तो वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारी चलती हैं। तो 3 तरह के अकाउंट हैं, इसके बेसिस पर ये सारी चीजें हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला चल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी डेबिट हैं वो रिसीव हुए, गिवर हमारे क्रेडिट हुए। अब देखिए, कोई भी गुड, यदि हमारा गुड्स की वर्थ 10,000 रुपये है जो कि हमने सेल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल, द एडजस्टमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन, बताइए। 10,000 की वर्थ का हमने गुड्स सेल किया है ऑन द अप्रूवल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अकाउंटिंग करनी है, बताइए क्या होगा। देखिए, ये हमारी एक तरह से सेल भी है, स्टॉक भी है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ये जो हमारा अप्रूवल है वो खत्म हो जाता है तो हमारा वो स्टॉक बनेगा, और अगर हमारी सेल हो जाती है तो वो हमारा देनदार बनेगा। ठीक है, यानी कि वो हमें फिर पैसे देगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा यदि हमारी परचेज, गुड की जो परचेज है वो हमारी क्रेडिट पर हुई है। सिंपल है, परचेज अकाउंट हो गया, क्योंकि हमने वो क्रेडिट पर करी है, अभी हमने बात की थी ना। जो जब भी हम अपनी कोई भी परचेज क्रेडिट करते हैं, यानी क्रेडिट परचेज जो होती है, तो वहां पे परचेज अकाउंट को ओपन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैश विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। सिंपल है, एंट्री बना लीजिए, आपने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या हो गई, ड्राइंग हो गई, तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब निकाला क्या है, कैश निकाला है, तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो इसमें पूछा है डेबिट क्या होगा, डेबिट हमारा हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट। क्रेडिट पूछते तो क्रेडिट हो जाता कैश अकाउंट। क्लियर है, नेक्स्ट आइए, पर्सनल सेलिंग में क्या चीज इंक्लूड होती है, अब आपको ये बतानी है। ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, कॉन्वर्सेशन विद कस्टमर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है, पर्सनल सेलिंग में क्या करते हैं हम, इस मेथड के अंदर सेलर प्रेजेंट करता है अपने प्रोडक्ट को बायर के सामने, डिस्क्राइब करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो उस
जो भी बायर है उसको पोटेंशियल बायर बनाने के लिए उसको सेटिस्फाई करता है, उसके जितने भी डाउट्स हैं उसको एलिमिनेट करता जाता है, उसको फुल्ली सेटिस्फाई करता है, जिससे कि वो बायर से पोटेंशियल बायर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, ओरल कम्युनिकेशन तो होता ही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, कॉन्वर्सेशन होगी कस्टमर के साथ, उसके जो भी डाउट है उसको पूरा किया जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। पर्सनल सेलिंग टारगेट क्या नहीं करती, मास ऑडियंस को, पर्सनल कांटेक्ट, टू वे कम्युनिकेशन, क्विक फीडबैक। अगेन आंसर आप इसका इजीली कर सकते हैं। देखिए पर्सनल कांटेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि पर्सनल सेलिंग की बात की जा रही है, बिना पर्सनल कांटेक्ट किए नहीं हो सकता। टू वे कम्युनिकेशन भी होगा ही होगा। क्विक फीडबैक भी इजीली लिया जा सकता है, वो तुरंत फीडबैक ले सकता है, अच्छा आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, या आप कितने इसके फीचर से सेटिस्फाई हो, क्या है कैसे है, ये सब चीजें आप क्विक ले सकते हो। लेकिन कोई भी पर्सनल सेलिंग मास ऑडियंस को कवर नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में एक लिमिटेड अमाउंट के पर्सन से ही हम डील कर सकते हैं, हम एक साथ काफी लोगों के साथ डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना होता है, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना होता है, तो हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर सिर्फ कुछ पर्सन्स को ही डील कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिंप्लीफाइंग, समराइजिंग। आसान है, ये भी हमने कई बार पढ़ा है। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाइंग कोई प्रोसेस नहीं है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम समराइज करते हैं, फिर हम करते हैं उसके बाद कम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी हम कंसर्न पार्टीज होती हैं उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी, जबकि इसमें सिंप्लीफाइंग का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। बताइए इसमें से कौन सा अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। मैंने आपको तीनों अकाउंट बताए थे, आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये तीनों वर्ड जहां कहीं भी आ जाएं, आंख बंद करके आंसर कर दीजिएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आंख बंद करके, क्या आ जाए, एक्रूड आ जाए वर्ड, आउटस्टैंडिंग आ जाए, या फिर प्रीपेड आ जाए, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को शो करते हैं। ठीक है, वहीं हमने बात की थी नॉमिनल अकाउंट की, जिसमें हमारे एक्सपेंस इन लॉस एक्सपेंस, इनकम और गेन, इनकी बात करता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्या है, एक्सपेंस अकाउंट। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या है, अब तो आप यहाँ पर इजीली कर ही सकते हैं। पेटेंट, रियल अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट। बचा क्या, वेजेस, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेजेस हमारा क्या है, खर्चा है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ। इसलिए बता सकते हैं, अभी हमने ये सारे रूल्स आपके सामने डिस्कस किए ही थे, ये जो रूल होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट का होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, गैप रिक्वायर्ड टू। अब गैप किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, इससे पहले फुल फॉर्म इसकी लिख लीजिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारी गैप की फुल फॉर्म है। ठीक है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब जो गैप का काम होता है वो होता है अकाउंटिंग में जो ग्लोबली
हार्मोनाइजेशन लाना है, ठीक है। वैल्यू प्राइस जर्नल ये इसका काम नहीं है, ठीक है। इसका काम होता है डिस्क्राइब करना रूल्स को, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मदद मिले। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स ये सारी चीज़ें दी होती हैं, जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। किसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, क्या किस तरह से उनको हमें रिकॉर्ड करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हमारा गैप बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। पेड एंड डाउटफुल डेट, बैंक अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट या फिर ड्राइंग अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट मैंने अभी आपको बताया था, ग्रुप ऑफ पर्सन की बात की जा रही है या फिर किसी कंपनी की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हमारा जो अकाउंट होता है वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। वो सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये हमारा बैंक, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट अगेन हमारा पर्सनल अकाउंट है या नहीं, बताइए। क्या लगता है, बताइए। ये वाला आप बताइए, बिल्स पेएबल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है या रियल है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। ड्राइंग अकाउंट मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, पर्सनल अकाउंट है। अब बचा हमारा फर्स्ट, बैड एंड डाउटफुल डेट, ये हमारा खर्चा है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 का आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्स पेएबल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है। नेक्स्ट आइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है। इजीली बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, टैंजिबल रियल, इंटैंजिबल रियल या फिर नॉमिनल। देखिए, ये होता है हमारा 4 नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल में ही हमने पढ़ा था सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे डेबिट होंगे और सारे गेन्स और इनकम्स हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग दैम इन लेजर इज कॉल्ड, बताइए। जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं तो लेजर में, तो उसको क्या कहते हैं। अकाउंटिंग, बुककीपिंग, एडजस्टमेंट एंड मेजरमेंट। देखिए, आप यहाँ पे इस वर्ड को पकड़िए, इसमें क्या लिखा है, सिस्टमैटिक मैनर में किया जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को। तो आपको पता है, जब भी हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे उसको लेजर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, सेकंड है, लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच। अब लेजर एक अकाउंटिंग बुक है जिसके अंदर क्या होता है, ओनली रियल अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट ओपन किए जाते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट ओपन किए जाते हैं, या फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ओपन किए जाते हैं। बताइए क्या होगा। आंसर करिए, क्या लगता है आपको, किस कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर ओपन किए जाते हैं। टोटल हमारे 3 अकाउंट होते हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। देखिए, हमारी जो लेजर होता है, लेजर हमारी फाइनल एंट्री बुक कही जाती है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं जर्नल में करते हैं, उसके बाद हम उनको पोस्ट करते हैं फर्दर लेजर में। तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों से ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी तरह के अकाउंट्स की यहाँ पे सेपरेट बुक्स ओपन की जाती है लेजर के अंदर, उसके बाद फर्दर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप यहाँ पे क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, लेजर जो है वो किस तरह की बुक है, ओरिजिनल है, फाइनल है, एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। अभी अभी मैंने डिस्कस किया तो आप इजीली बता सकते हैं, ये हमारा है फाइनल एंट्री। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है लेजर की। ओरिजिनल तो आपको पता है, ओरिजिनल में क्या जाता है, जर्नल। एडजस्टमेंट एंट्री फाइनल के टाइम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब की जाती है। रेक्टिफिकेशन एरर भी तभी किया जाता है। यहाँ पर लेजर के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, grouping of similar items and transferring those to the respective accounts is known as journalizing, ledger adjustment, posting, preparation of trial balance। जो भी सिमिलर आइटम होते हैं उनको ग्रुप बना के उनको ट्रांसफर करते हैं लेजर में, तो वो हमारी कहलाती है पोस्टिंग। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, पोस्टिंग के बाद जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं उसके बाद लेजर की हेल्प से हम बनाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस को। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अब आपको यहाँ पे बताना है कि लेजर का पर्पस क्या होता है। ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना, ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करना, फाइनल बैलेंस ईच अकाउंट में देखना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 2 3 सारे ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। इसको अच्छे से समझिए, जब हम प्रिपेयर करते हैं इस तरह की कोई भी बुक जिसके अंदर हम सारे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो वो हमारा लेजर कहलाता है। और ये हमारी एक प्रिंसिपल बुक होती है सभी अकाउंट की, जिसके अंदर हम सभी अकाउंट्स के बैलेंस को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो इसका पर्पस होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करें उनको पहले हम क्लासीफाई करें, ग्रुप बनाएं जो भी सिमिलर नेचर के होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उनका फाइंड आउट करते हैं बैलेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आइए, टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड टोटली, ट्रायलिंग, बैलेंसिंग या एनालाइजिंग। टोटली की जगह आप टोटलिंग कर लीजिए, TOTA, टोटलिंग। ठीक है, यानी उन सबको आप सम अप करें। देखिए जब भी हम दो साइड्स के अकाउंट्स को टोटल करते हैं और दोनों साइड्स के अकाउंट्स में जो भी डिफरेंस निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। आपने देखा होगा ऐसे जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ये होता है हमारा डेबिट, ये होता है क्रेडिट। इसका जो भी अमाउंट होगा एंड इसका जो भी अमाउंट होगा, तो इन दोनों अमाउंट के बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ आया 5,000, यहाँ आ रहा है 4,000, तो 1,000 का डिफरेंस है, तो ये क्या है, बैलेंस है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ठीक है, यानी कि डिफरेंस हम कहते हैं बैलेंसिंग। नेक्स्ट देखिए, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रेटिंग। बताइए, लेजर जो पोस्टिंग करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है? समराइज नहीं, समराइज तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग तो बुक कीपिंग में की जाती है, इंटरप्रेटेड भी बाद में किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें था कि क्लासीफाई करना है, ग्रुपिंग करनी है, फाइंड आउट करना है बैलेंस, सेम ये वही है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड इट इंडिकेट्स। क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो ये क्या बताता है? देखिए क्रेडिट साइड बताता है हमारे एक्सपेंस यानी कि खर्चों को, डेबिट साइड बताता है हमारी असेट्स को। ठीक है, यानी कि हमने खर्चे ज़्यादा कर लिए हैं असेट से। अब
बैंक में खर्चे हम ज़्यादा कैसे कर लेंगे, वो हम करते हैं जब हमारे अकाउंट के अंदर उतना अमाउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हम उसकी क्रेडिट परचेस कर लेते हैं, हम उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया। जैसे आपके अकाउंट में थे 50,000, आपने 1 लाख की शॉपिंग कर ली, तो आपने क्या करा, जितनी आपकी लिमिट थी उससे ज़्यादा की आपने शॉपिंग कर ली क्रेडिट कार्ड से। तो ये हमारी फैसिलिटी कहलाती है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपने ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी डिस्कस किया होता कि जर्नल जो प्रिपेयर करते हैं उसमें कितने कॉलम होते हैं, तो उसका आंसर था 5। वही पूछा जाता है लेजर में भी कितने कॉलम होते हैं। तो ये कॉलम्स बहुत बेसिक हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। बताइए 5, 7, 8, 10 कितने कॉलम बनाए जाते हैं लेजर के अंदर। देखिए लेजर के अंदर टोटल 8 कॉलम बनाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले कॉलम बनता है डेट का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पर्टिकुलर, फिर आता है उसमें जर्नल फोलियो, यानी कि जर्नल की जो एंट्री उसमें लिखी होगी उसका यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है। फिर आता है अमाउंट डेबिट का, यानी कि डेबिट अमाउंट होगा। उसके बाद अगेन वही यहाँ पर आएगी डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा जर्नल फोलियो और उसके बाद आएगा अमाउंट जो कि होगा हमारा क्रेडिट का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे टोटल 8 यहाँ पर कॉलम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट्स। अब बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। क्रेडिट बैलेंस क्या, यानी कि आपने ज़्यादा खर्चा कर लिया, और जब आपने खर्चा किया है तो वो खर्चा आपका ना तो कैपिटल होगा ना आपकी एसेट्स होगी, और ये ऑप्शन तो कट ही गया। आप समझ सकते हैं जब आप कोई भी खर्चा करते हैं और वो भी अदर पार्टी का अमाउंट है तो आपको वो देना ही होगा, तो वो आपके लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ लाइबिलिटी। क्लियर है? और हमेशा ये याद रखिए जितनी भी असेट्स होती हैं वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस बताती हैं, असेट्स। अब बैंक भी हमारे लिए, बैंक अकाउंट क्या है, ये भी हमारे लिए असेट है, लेकिन बैंक अकाउंट हमारे लिए यहाँ पे एक्सेप्शन केस में आता है। इसलिए बैंक अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस भी बता सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी बता सकता है, तो ये याद रखिएगा। हो सकता है कभी एग्जाम में ऐसे घुमा के पूछ लिया जाए कि जो बैंक अकाउंट है वो हमारा कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट और क्रेडिट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर करना होगा कि ये हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों ही ऑप्शन जो बैलेंस है वो बता सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी के अकाउंट में असेट्स, यानी कि किसी का अकाउंट में अमाउंट ज़्यादा हो तो वो हमारा असेट्स बैलेंस बताएगा, और किसी के अकाउंट में अमाउंट इतना नहीं है लेकिन उसने उससे ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं अपने अकाउंट से, तो वहाँ पे वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। क्लियर है? बैंक अकाउंट को छोड़कर जितनी भी असेट्स होंगी वो हमारा हमेशा ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही शो करती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नॉमिनल अकाउंट दैट शोज डेबिट बैलेंसेस। अब नॉमिनल अकाउंट आपको बताना है डेबिट बैलेंस बताती है क्या, एक्सपेंस का, प्रॉफिट का, असेट्स का, या लाइबिलिटी का। आपको ये पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। अगर आपको रूल पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए नॉमिनल अकाउंट जो है डेबिट में आती हैं सारे लॉस और एक्सपेंस। वहीं अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं सारे गेन्स और इनकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है डेबिट बैलेंस, तो देखिए इनकम एंड लॉस एंड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा, असेट्स नहीं आएगी, लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी पे की तो हमारे लिए खर्चा क्या है, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। खर्चा है तो ये डेबिट हो गई। ठीक है, इस तरह से आप एंट्री बना के भी आंसर कर सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं तो आप एंट्री बना लीजिए। अगर आपकी एंट्री पे पकड़ अच्छी है तो आप इजीली इस तरह के आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन ऑल्सो शोन द क्रेडिट बैलेंस। बताइए क्रेडिट बैलेंस कौन सा यहाँ पे हमें शो करेगा, कैश,
बैंक, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। बताइए। देखिए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स ऑल असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। ठीक है, अगर ऑप्शन में बैंक दिया है तो अभी मैंने आपको बताया था एक बैंक ही ऐसी एसेट है जो कि क्रेडिट बैलेंस के साथ साथ डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का पूछा है तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी एसेट है, डेबिट बैलेंस दिखाएगी। इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस दिखाएगी। स्टॉक है, डेबिट बैलेंस दिखाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? डेफर्ड रेवेन्यू इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, डिक्लेयर्ड बट अनपेड डिविडेंड, डिडक्शन ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बताइए। क्या होगा? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डिक्लेयर्ड बट अनपेड डिविडेंड। ये क्या है? हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब हमने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है, तो एक लाइबिलिटी है। और आपको पता है लाइबिलिटीज हमारी हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्रेडिट बैलेंस ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है वो किस रिलेशन में यूज़ किया जाता है। परचेज बुक के केस में, सेल्स बुक के केस में, कैश बुक के केस में, या फिर पिटी कैश बुक के केस में। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने भी, हम जो अभी चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं इसमें भी मैंने ये कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, बताइए। देखिए, इम्प्रेस सिस्टम हमेशा पिटी कैश बुक में यूज़ किया जाता है। पिटी कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जिसके अंदर हम अपने बहुत ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस को टाइम हर एक दिन में 10 बार हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और एक बार रिकॉर्ड होने के बाद उनको सम अप करके एक बड़े हेड में डाल के हम उसको कैश बुक में शो करते हैं। पिटी कैश बुक जो है वो पिटी कैशियर बनाता है, और पिटी कैशियर को एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है जिससे वो पिटी एक्सपेंसेस को अपने सारे मीट आउट करता है, और जो भी बैलेंस बचता है वो हमारा असेट्स बैलेंस कहलाता है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए, सारी चीज़ें ये पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग विल बी एंटर्ड इन द टोटल डेटर्स अकाउंट। बताइए। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स, नन ऑफ दीज। डेटर्स अकाउंट में आप कौन सी चीज डालते हैं? डेटर कौन होते हैं? देनदार जो हमें देंगे। देखिए, देनदार हमें कब देगा? कैश सेल में तो कोई डेटर बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है। टोटल सेल में भी नहीं होगा। क्रेडिट सेल में ही तो कोई डेटर बनेगा, यानी कि हमने क्रेडिट सेल की उधार पे कोई माल बेचा, तभी तो कोई पर्सन ऐसा होगा जिससे हम ये कहेंगे कि ये हमारा डेटर है, इसको हमें पैसे देने हैं। अगर वो ऑलरेडी पहले ही पेड कर चुका है तब थोड़ा ना हम बोलेंगे कि उसको हमें पैसे देने हैं। ठीक है, तो क्रेडिट सेल में हमारा डेटर अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द बुक इन विच क्रेडिट नोट वाउचर इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग इज। क्रेडिट नोट वाउचर यूज किया जाता है किस अकाउंटिंग में? सेल्स बुक के टाइम, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, ये जो वाउचर है वो भेजा जाता है सेलर के द्वारा बायर को। अब सेलर भेज रहा है बायर को, तो कब होगा? जब सेल्स रिटर्न होगी तभी तो। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट नोट हमेशा सेल्स रिटर्न में यूज किया जाता है, और हमारा जो डेबिट नोट होता है वो हमारा परचेज रिटर्न बुक में
या परचेज रिटर्न के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रायल बैलेंस शोज, एक ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या शो करता है? द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग डन बाय द अकाउंटेंट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स बैलेंसेस, या फिर बैलेंस बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटीज। बताइए एक ट्रायल बैलेंस हमें क्या शो करेगा? अब यहाँ से हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। बताइए, ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस हमेशा हमें सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जा रहा है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, सेल्स अकाउंट या बैलेंस शीट। इस कॉन्सेप्ट पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है क्लोजिंग स्टॉक की। याद रखिए, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तो उसकी हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम बैलेंस शीट में। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसकी एंट्री की जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उसके साथ बैलेंस शीट के। तो यहाँ बोला गया है कि वो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए बैलेंस शीट में होगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। कुछ बेसिक ही कॉन्सेप्ट हैं इन सब चीज़ों में जो कि रिपीट होते हैं, तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे हम आपको, तो आप इजीली बस क्वेश्चन पढ़ा टिक मारा, आपको सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगेंगे और आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। अब हम स्टॉक दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट या ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट दोनों। बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट। अगेन ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जा रहा है। अब देखिए इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीज होती है वो डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं, या फिर जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होती हैं उसको हम पहले ट्रेडिंग या रेस्पेक्टिव अकाउंट होते हैं उसमें दिखाकर बाद में हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो यहाँ पर सिचुएशन दे रखी थी वो अंदर थी, तो इसलिए हमने बैलेंस शीट में दिखाया। कभी कभी क्या होता है, बाहर भी ट्रायल बैलेंस दिया होता है तो वो हम उसको उसके रेस्पेक्टिव में दिखाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई भी चीज़ जैसे कि स्टॉक है वो उसको अंदर दिखाया गया है, इट मीन्स जो जब हम अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे बिफोर क्लोजिंग डेट, तो वो ऑलरेडी उसमें ऐड हो चुका है, इसीलिए हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में अब हम नहीं दिखा रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। अंदर जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी चीज़ दी होती है तो इट मीन्स वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो चुकी है, तो दोबारा से उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में उस चीज़ को शो कर देते हैं, यानी कि ऑलरेडी वो उसमें इंक्लूड था, अब हमें उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, repairs of second hand machinery purchase is debited to repair account, it is an error of। बताइए, compensating, omission, commission एंड principal। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। आपने समझ लिया तो आप इजीली इसका आंसर कर लेंगे। देखिए, कोई भी ओल्ड मशीनरी हम परचेज करते हैं और उस पर कोई भी रिपेयर या कोई भी एक्सपेंस हमारा इनकर हो रहा है, तो ये माना जाता है कि ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि इसने उस असेट्स के अमाउंट को बढ़ा दिया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर उस मशीन की क्या है, अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई है, उसकी लाइफ बढ़ गई है, इसीलिए इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीनरी में दिखाए जाते हैं, ना कि अलग से रिपेयर अकाउंट में। हम उस मशीन के अंदर उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रूल जो भी अकाउंटिंग रूल था उसको हम, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल था उसको हमने फॉलो नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे इट इज़ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है? ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के द्वारा क्या डिस्क्लोज नहीं किया जाता है? एरर इन एंटरिंग एन अकाउंट इन द अकाउंट, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर कॉम्पनसेटिंग एरर। बताइए। ट्रायल बैलेंस क्या यहाँ पे शो नहीं करता है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर वो एरर होती है जिसमें सेम तरह के एरर जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होती हैं। और अब आप ये बताइए, कोई भी आप एंट्री कर रहे हैं उसके डेबिट साइड भी वही डिफरेंस आ रहा है जो कि क्रेडिट साइड आ रहा है। तो जैसे कि 5,000 का डिफरेंस यहाँ है, या कोई एंट्री 5,000 की यहाँ करनी थी, कोई एंट्री 5,000 की यहाँ करनी थी, दोनों में सेम सेम एंट्री थी। आप ये एंट्री भी भूल गए, आप ये एंट्री भी भूल गए। जब दोनों ही एंट्री भूल गए तो अमाउंट तो आपका मैच कर जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सी अकाउंट एंट्री आप करना भूल गए। यानी कि सेम वही नेचर का आपने डेबिट साइड भी नहीं करा और वही नेचर का आपने क्रेडिट साइड भी नहीं करा, तो इससे उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या एरर हो गया। इसलिए इस तरह की जो एरर है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आप इजीली इस तरह की एरर को समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि कोई अकाउंट ले लीजिए, जैसे कि है श्याम का अकाउंट, उसको डेबिट करने थे 100 रुपये इंस्टेड ऑफ, वो उसने डेबिट कर दिए 100 रुपये इंस्टेड ऑफ 1000, यानी कि 1,000 करने थे, उसकी जगह उसने 100 रुपये एंटर कर दिए। ठीक है। वहीं राम के अकाउंट में 1,000 रुपये कर दिए, 100 रुपये करने थे, यानी कि राम जो है उसको कितने करने थे? 1,000, उसने कर दिए 100। श्याम को करने थे 100, कर दिए 1,000। अब देखिए डिफरेंस तो कुछ नहीं आया, जहाँ 100 होने थे वहाँ 1,000 हो गए, जहाँ 1,000 होने थे वहाँ 100 हो गए। तो ये जो एरर है, इन दोनों एरर की वजह से हमारा जो अकाउंट है वो न्यूट्रलाइज हो गया एक दोनों से। ठीक है। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी 1,100 रुपये ऐड हो गए, जो कि 1,100 रुपये ही ऐड होने थे। ठीक है। तो ये हमारा जीरो इफेक्ट कहलाता है, जिस वजह से हम ट्रायल बैलेंस में हमारी हुई एरर को नहीं पता कर सकते, या ट्रायल बैलेंस इस तरह की एरर को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो इस एरर को बोला जाता है कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है। यानी कि एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर दिया, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब इसमें से कौन सी एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी? पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड। देखिए दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस अलग अलग हैं, लेकिन आपको पता है आपका आंसर क्या है। ठीक है। तो आप इन सब चीजों को याद रखिएगा, एग्जाम में किस किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ट्रायल बैलेंस। ये मैंने आपको क्वेश्चन जर्नल का भी बता दिया, लेजर का भी बता दिया, अब ये ट्रायल बैलेंस का आ गया। ये कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बताइए कितने कॉलम प्रिपेयर होते हैं ट्रायल बैलेंस में? देखिए ट्रायल बैलेंस में हमारे टोटल 4 कॉलम प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट एक कॉलम हो गया, उसके बाद लेजर फोलियो, यानी कि ये एंट्री जहाँ मेंशन है उस लेजर का नंबर, उसके बाद अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 कॉलम हम ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रिपेयर करते हैं। लेजर में कितने करते थे? 8, और जर्नल में 5। ठीक है। नेक्स्ट आइए, जर्नली डैश मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बताइए जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, या फिर नन ऑफ द अबव?
देखिए जर्नली जब भी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम बैलेंस मेथड को फॉलो करते हैं। बैलेंस मेथड वो मेथड होता है जब भी हम लेज़र प्रिपेयर करेंगे तो लेज़र बनाने पर जो भी बैलेंस निकल कर आता है उन बैलेंस को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, अब वो ये जो टोटल आएगा यहाँ पर उन बैलेंसेस का, वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस में वो हमारा इक्वल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर जो भी हमारा डिफरेंस निकल कर आता है वो हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर मेथड जो है वो फॉलो किया जाता है, बैलेंस मेथड। नेक्स्ट आइए, ट्रायल बैलेंस इज मेड टू चेक। अब ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो क्या चेक की जाती है? पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस, अमाउंट बैलेंस ऑफ परचेज एंड सेल्स इन बिजनेस, या फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। बताइए। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को देखते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है हमेशा हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आपका एक चैप्टर जो कि है हमारा, यहाँ पे हमने आज कौन कौन से चैप्टर डिस्कस किए? लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो आप, आई होप यहाँ पर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा कहीं भी कोई भी डाउट लगता है, किसी क्वेश्चन को आपको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ या फिर आपकी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उसको फिर से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।